स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान में हमने पिछली कक्षा में 18वें अध्याय का अध्ययन प्रारंभ किया था, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में 5 अंकों के लिए आएगा। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता अधिनियम के बारे में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और इसमें हुए संशोधन के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। और उपभोक्ताओं के शोषण के कारणों पर भी हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज हम उपभोक्ता शोषण के प्रकार तथा उससे आगे बढ़ते हुए उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम उपभोक्ता संरक्षण पर आधारित हमारी दूसरी क्लास में उपभोक्ताओं के शोषण के कारणों पर हमने कल डिटेल से बात की थी। आज हम शोषण के प्रकार की बात करते हैं। देखिए कि हम जब कोई सामान खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं और उसमें यदि हमें कोई कमी मिलती है, तब हम जिस प्रकार के शोषण से पीड़ित होते हैं वह हमारा माल या वस्तु से संबंधित शोषण होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार माल या वस्तु ही खरीदें। कई बार हम किसी सेवा के लिए किसी को हायर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने शादी के लिए टेंट बुक किया, तो हमने क्या किया, एक सेवा के लिए अनुबंध कर लिया या केटरिंग का ऑर्डर दिया, या फिर हमने हमारे घरेलू कामों के लिए किसी व्यक्ति से सेवाएं लेने के लिए उसे नियुक्त किया। तो ये सारा जो है ये सेवा क्षेत्र होता है। इसी प्रकार विभिन्न दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी जो हैं वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो एक प्रकार का शोषण तो हमारा हो गया कि माल या वस्तु में त्रुटि पाए जाने पर। अब इस प्रकार के शोषण में उपभोक्ता को क्या कमियां मिल सकती है। पहला तो उसकी जो मात्रा है, हम बात करें कि भाई माल या वस्तु में क्या क्या शोषण हो सकते हैं, तो सबसे पहले माल या वस्तु की जो मात्रा है उसमें कमी आना। कि हमने मान लो 1 किलो घी के लिए पैसे चुकाए और घी हमें 1 किलो से कम दिया गया, तो माप की कमी यानी कि तौलने में जो गड़बड़ियाँ होती है वो इस प्रकार की कमी के अंतर्गत आएंगी। अब दूसरी की गुणवत्ता में कमी आती है या अशुद्धियाँ पाई जाती है। ठीक है ना, हमने चीनी खरीदी लेकिन उसके अंदर फिटकरी के दाने मिले हुए आ गए, तो ये क्या है, हमारे साथ अशुद्धि है। हमें जो माल दिया गया है उसमें अशुद्धि या मिलावट है। तो ये भी किस में होती है, सामान में की जाती है। ठीक है ना, दाल के अंदर कंकड़ निकलना, चावल के अंदर जौ अधिक निकलना, ये सारी चीज़ें हमारी मिलावट या अशुद्धि के अंतर्गत आती हैं। अब कई बार हम ये देखते हैं कि गली या नुक्कड़ की दुकानों में वस्तु जो कि बाज़ार में एक निश्चित मतलब मूल्य पर मिलती है, उससे कुछ अधिक मूल्य की मांग की जाती है। तो अंकित मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त करना या वसूलना, ठीक है, यह भी क्या है, हमारा शोषण है, एक उपभोक्ता का शोषण है। ठीक है ना, जो भी वस्तु क्रय करने के लिए जाता है व्यक्ति, उससे अंकित मूल्य से अधिक मूल्य की मांग करना भी उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत ही आता है। आगे बात की जाए तो वस्तु का खराब या असुरक्षित होना। बहुत बार हम जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी का सर्फ खरीदने जाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, तो ये कमी आम देखने में मिलती है कि जब सामान हमने खरीदा था उसमें बहुत सारी गुणवत्ताएं बताई गई कि ये डिटर्जेंट ये दाग निकाल देगा, वो दाग निकाल देगा, 10 मिनट में कपड़ा साफ़ हो जाएगा। लेकिन जब आपने उसे उपयोग में लिया
तब आपको पता चला कि उससे आपके हाथों में भी इफ़ेक्ट पड़ा और आपके हाथ में छाले पड़ गए या फिर कोई अन्य नुकसान हो गया, हाथ फट गए, तो यह सामान का असुरक्षित होना और उसकी कमियों को छिपाना, ये दोनों ही चीज़ें भी आपके उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कि हम माल या वस्तु के अंतर्गत कमियां पाते हैं। अब देखिए, आपने सेवा क्षेत्र में अपने लिए किसी एम्प्लॉय को नियुक्त कर लिया या आपने टेम्परेरी किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को कुछ सेवाएं देने के लिए अनुबंधित कर लिया, तो ऐसे में आपके साथ किस प्रकार का शोषण हो सकता है? क्या ऐसी स्थितियां हैं जिनमें कि आप उपभोक्ता शोषण के शिकार हो जाते हैं? तो देखिए, जब हम बात करते हैं, जब हम हायर करते हैं किसी व्यक्ति को, तब हम उससे कुछ शर्तें रखते हैं, अपनी सेवा के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रखते हैं कि भाई हमें इस तरह की व्यवस्था चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या इस तरह की गुणवत्ता उसमें प्राप्त होनी चाहिए। तो जो बात हमने एग्रीमेंट करते समय की थी, उनका संतोषजनक रूप से प्राप्त न होना या संतोषजनक सेवा प्रदान न करना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत उपभोक्ता का शोषण हो जाएगा। फिर का लाभ के लिए हमने हायर किया था उसको कि भाई हम अच्छा कैटर करेंगे तो हमें समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी या हमें जो है बिजनेस में प्रॉफिट होगा एक एम्प्लॉय नया रखने से, उसके स्थान पर हमें क्या हो जाए? हानि हो जाए, तो भी हम उपभोक्ता शोषण के शिकार हो जाते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई केटरिंग का बिजनेस है और मैंने ये सोचा कि मैं इस व्यक्ति को अपने साथ काम पर ले जाऊंगा और मेरा काम फास्ट होगा, तेज़ गति से होगा, मुझे इसके रहने से लाभ होगा, और उस व्यक्ति ने काम को ठीक ढंग से नहीं किया, उसकी वजह से काम बिगड़ गए, काम जितना लेट पहले हो रहा था उससे कहीं अधिक लेट हो गया, तो इसमें मुझे क्या हुआ? उस एम्प्लॉय की वजह से लाभ के स्थान पर क्या हो गई? हानि हो गई। तो ऐसे स्थिति में क्या हो गया? मैं उपभोक्ता शोषण का शिकार हो गया। मेरे सेवा क्षेत्र में जो व्यक्ति मैंने नियुक्त किया था उसकी वजह से मुझे लाभ के स्थान पर क्या हुई? हानि हो गई। फिर इसी प्रकार यदि कोई बड़ा उपभोक्ता है और उसने आपको हायर किया है और उसके साथ भी सेम कंडीशन हो गई है कि उसको भी आपकी वजह से किसी भी शारीरिक, मानसिक या फिर बौद्धिक परेशानी से गुजरना पड़े, ठीक है। अब देखिए, मान लो आपने अपने किसी आयोजन में एक स्टेज बनवाया और स्टेज बीच में टूट गया, उसकी वजह से कुछ व्यक्तियों को चोटें आ गई, तो ये क्या हो गई? शारीरिक क्षति पहुंची। अब व्यक्ति ने आपको हायर किया सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कि भई ये अच्छा केटरर है, इसको मैं अपॉइंट करता हूँ, ये अच्छी केटरिंग करेगा, मेरी समाज में प्रतिष्ठा जो और बढ़ेगी कि भाई फलां व्यक्ति के आयोजन में जो सामान था बहुत अच्छा बना हुआ था। अब आपने सारा सामान बिगाड़ दिया, कुछ कमियां रह गई कि आपकी केटरिंग बढ़िया नहीं रही उस दिन, तो उसको मानसिक जो एक आपसे लाभ की आशा थी उसकी जगह उसकी क्या हो गई? हानि हो गई, और वह क्या हो गया? टेंशन में आ गया व्यक्ति, तो उसको मानसिक क्षति पहुंची, मानसिक परेशानी का वो शिकार हुआ। उसको टेंशन रहेगी कि भाई इसको इतना अच्छे को ढूंढ के हायर किया था, फिर भी देखो कितना बिगाड़ दिया काम, और समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची उसकी वजह से उसको मानसिक अशांति भी झेलनी पड़ी। तो इस प्रकार की जो क्षतियाँ होती हैं वो भी हमारे बौद्धिक भी इसी प्रकार में आ जाएगा कि आपको बौद्धिक स्तर पर मान लो कि किसी भी कारण से किसी व्यक्ति की वजह से कोई हानि हो जाती है तो आपकी इमेज डाउन हो गई। मान लो आपने अपने एम्प्लॉय को कहीं प्रेजेंटेशन देने भेजा, उसने आपकी कंपनी की रेपुटेशन के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो बात क्या आई कि कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं क्या, इनका स्टेटस अच्छा नहीं है, इनका जो स्किल है वो अच्छा नहीं है, इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसमें कोई दम वाली बात नहीं है, इनके आंकड़े गलत निकल गए, जो भी कुछ हुआ, तो ये आपके बौद्धिक क्षति पहुंचाएगा आपको। आपके एम्प्लॉयज़ की एक कमी की वजह से आपकी पूरी जो
कंपनी है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ऐसी इस प्रकार की जो सेवाएं होती हैं, इनके द्वारा यदि किसी व्यक्ति को खामियाजा भुगतना पड़ता है, कुछ कमियां भुगतनी पड़ती है, तो वह उस उपभोक्ता शोषण का शिकार हो जाता है। अब देखिए यहाँ बात हो गई कि क्या कारण होते हैं और किस प्रकार से शोषण होता है। अब एक उपभोक्ता होने के नाते हमारे कुछ अधिकार भी होते हैं कि हम इस शोषण के विरुद्ध कोई अपील कर सके, या इस शोषण से यदि हम पीड़ित हैं तो हमें इसकी क्षतिपूर्ति भी मिलनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में ये उपभोक्ता जो हैं, इनके अधिकारों की हम बात करें तो एक उपभोक्ता के लिए सबसे पहले जो कानून बना है अपना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इसके अकॉर्डिंग जो अधिकार दिए गए हैं, उनके अंतर्गत जो पहला हमारा अधिकार है, अगर हम किताबी भाषा का ध्यान करें तो परिसंकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। तो अब यहाँ पर हम बात करें शब्दावली की, तो परिसंकटमय का मतलब हो गया जो आपके लिए सुरक्षित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बड़े भवन का निर्माण कराया, उसके अंदर आपने एक ही कंपनी से अच्छी खासी मात्रा में सीमेंट खरीदी। अब उस कंपनी ने ये देखा कि आप अंधाधुंध उनसे माल मंगाए जा रहे हो, तो उन्होंने गुणवत्ता में कमी कर दी और इसकी वजह से आपकी जो बिल्डिंग थी वह मजबूत नहीं बन पाई और समय से पहले ही वह जर्जर अवस्था में आ गई और ढह गई। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया और इस प्रकार की जो हानि हुई यह हो गया परिसंकटमय माल। ठीक है ना। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों में भी हो सकता है कोई खराब माल जो कि आपके जीवन या सुरक्षा के लिए हानिकारक हो। इस प्रकार का माल आपको किसी ने बेच दिया और आप उसके उपभोक्ता हैं, तो आपके लिए इस सब के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार दिया है हमारे आर्टिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। फिर है कि जब भी हम सामान खरीदते हैं तो उस सामान के बारे में सारी सूचनाएं प्राप्त करने का हमारा अधिकार होता है। हमने यदि किसी भी कंपनी का कोई सामान खरीदा है तो हमारा ये अधिकार है कि वह कंपनी हमें उस दिए जाने वाले माल के बारे में, कि उसके मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या सामान यूज़ किया गया, अगर वो खाद्य पदार्थ है तो कितनी कैलोरी वो मतलब प्रदान करता है, कब उसकी पैकिंग डेट है, कितने समय तक के लिए वह सुरक्षित है, ये सारी जानकारियां हमें दे। और यदि अन्य कोई प्रोडक्ट है तो उसके बारे में गुणात्मक जो भी जानकारियां एक उपभोक्ता के नाते हमें लेनी है, उनको देने के लिए कंपनी हमें बाध्य है। ये सारी सूचनाएं उसे हमें सामान बेचते समय देनी ही चाहिए और एक उपभोक्ता होने के नाते हमें इन सूचनाओं को प्राप्त करके फिर ही कोई वस्तु जो है उसे खरीदना चाहिए। तो यह हमारा सूचना का अधिकार है जो कि व्यक्ति को माल खरीदते समय कंपनी के द्वारा दिया जाना चाहिए। आगे हम बात करें तो देखिए, आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाज़ारों में अपना सामान बेच रही हैं और इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा एक ही उत्पाद के कई ब्रांड हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मार्केट में जो चीज़ बढ़ रही है वो है प्रतिस्पर्धा। तो इन प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर हमें वस्तु प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है ना। जब आपने और हमने उदारीकरण पढ़ा था तब ये बात आई थी बीच में कि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब बाज़ार में आएंगी तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे उपभोक्ताओं को कुछ लाभ मिलेंगे कि उन्हें सामान जो है कम मूल्यों पर प्रतिस्पर्धा के कारण प्राप्त हो सकेगा। तो यह बात देखिए सत्य है कि प्रतिस्पर्धा जब बढ़ती है तो कंपनियों को अपना मुनाफा कुछ कम करके उपभोक्ताओं को लाभ देने पड़ते हैं जिससे कि उनके माल की बिक्री बढ़ सके। तो इस प्रकार से प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर वस्तुओं को प्राप्त करना भी एक उपभोक्ता का अधिकार होता है। अब देखिए कि अगली जो बात है वो ये है कि ध्यान पाने का अधिकार। ध्यान पाने का मतलब ये हो गया कि हम कई बार सामान खरीदते हैं और कंपनी के द्वारा प्रदान किया गया माल जो है वह
अच्छा नहीं निकलता है। या हम छोटे स्तर पे बात करें तो मान लो हमने सब्ज़ी वाले से सब्ज़ियां खरीदी और उसके बीच में कुछ सब्ज़ियां हमारी ख़राब निकल गई, तो हम अगली बार जब दुकानदार के पास जाते हैं तो हम उसे कंप्लेन करते हैं कि आपने पिछली बार जो सामान दिया था उसमें वो चीज़ें ख़राब निकल गई थी। दुकानदार को हमने जैसे ही कंप्लेन की, दुकानदार का ध्यान जाएगा कि ये ध्यान देते हैं कि माल ख़राब निकला है, और वह हमारा अगली बार जब माल तौलेगा तो इस बात से सतर्क रहेगा कि हमारे सामान में कोई भी ख़राब चीज़ न चली जाए, ताकि वह अपने उपभोक्ता को संतुष्ट रख सके और उसका ग्राहक ना टूटे। और हमारे लिए ये अधिकार प्राप्त करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमने जब कंप्लेन की तो अगले का अटेंशन हमारे पे आया और वह अगली बार हमें ख़राब माल देने से बचेगा। तो इसी प्रकार जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो बड़े बड़े फर्म होते हैं, उनको भी इसी प्रकार अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने उपभोक्ताओं का, अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना पड़ता है। और ये हमारा अधिकार है कि हम उनके ध्यान में आएँ और वे हमारे साथ जो होने वाली कमियां हैं उनको दरकिनार करें, या उनका ध्यान रखते हुए उन्हें दोबारा करने से बचें। अगली बात मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वह है अनैतिक शोषण के विरुद्ध पारितोष पाने का अधिकार। अब देखिए यहाँ पर पारितोष का मतलब क्या है। जो वारंटी पीरियड है ना, कि बिना शुल्क चुकाए वस्तु की सुधार करके देना, या गारंटी पीरियड में होता है तो एक्सचेंज करके देना, ये दोनों ही हमारे अनैतिक शोषण के विरुद्ध पारितोष पाने का ठीक है ना, कि वस्तु यदि हमारी सही नहीं निकली है, हमारे साथ किसी प्रकार का क्षति हुई है, जैसे मान लो हमारी बहस हो गई, हमने ख़राब माल की कंप्लेन की, सामने वाले से हमारी कोई बहस हो गई और इसके अगेंस्ट हमने क्या कर दिया, क्षतिपूर्ति का मामला भी दायर कर दिया, मानहानि का मामला दायर कर दिया, तो भी ऐसी स्थिति में अगले को हमें हर्जाना देना पड़ता है। और कई बार सामान्य रूप से समझा जाए तो सामान ख़राब निकलने पर दुकानदार को वो सामान हम रिप्लेसमेंट के लिए देते हैं और दुकानदार हमें उसके बदले में नया सामान देता है। तो इससे हमारा तो नुकसान नहीं हुआ, हमें तो वस्तु के बदले में वस्तु प्राप्त हो गई, लेकिन कंपनी का नुकसान हुआ। और कंपनी का ये नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि उनके गुणवत्ता मानक पर उनके द्वारा उत्पादित वस्तु जो थी वह खरी नहीं उतर सकी, तो उन्हें इसके बदले में हर्जाना भुगतना पड़ा। तो इस प्रकार से हमें पारितोष पाने का जो अधिकार है वो भी उपभोक्ताओं के अधिकारों के अंतर्गत ही मिलता है। आगे बात की जाए तो उपभोक्ताओं को जो जागरूक नहीं है, जो इन अधिकारों से वंचित रह गए हैं जानकारी से, उनको इनकी जानकारी मिलने का भी अधिकार होता है। तो उपभोक्ता जो कि अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, सरकार का यह दायित्व है कि वह समय समय पर उपभोक्ताओं की शिक्षा के लिए अभियान चलाएं और उपभोक्ता शिक्षा के लिए चलाए गए अभियानों के तहत हमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की, उपभोक्ताओं के कर्तव्यों की, उपभोक्ताओं के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारियां प्राप्त हों। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे उपभोक्ताओं के अधिकारों के अंतर्गत आए हैं। मैं समझती हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनके अंतर्गत जो भी हमारे अधिकार हैं, हम उन अधिकारों का ध्यान रखते हुए हमारे साथ यदि किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहना है और अपने कर्तव्यों के प्रति भी। तो अधिकारों की बात तो हम बड़ी रुचि लेकर कर लेते हैं, अब बात करते हैं हमारे कर्तव्यों की। ठीक है ना, तो देखिए जो कारण मैंने आपको उपभोक्ताओं के शोषण के बताए थे, उन्हीं कारणों से मिलते जुलते हमारे कर्तव्य हैं। जिन कमियों की वजह से उपभोक्ताओं का शोषण होता है, अगर उन कमियों का हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से
हम उपभोक्ताओं के सभी कर्तव्यों का पालन करने वाले एक सजग नागरिक बनेंगे। और यदि हम इन सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं तो शोषण का शिकार होने से भी बच सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं उपभोक्ताओं के कर्तव्यों की। तो सबसे पहला जो कर्तव्य है कि सामान खरीदते समय रसीद या बिल प्राप्त करना। बहुत बार हम जल्दबाजी में सामान खरीदते हैं और रसीद या बिल लिए बिना ही भुगतान करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारे द्वारा खरीदा गया सामान अच्छी गुणवत्ता का नहीं निकलता है तो बिल के अभाव में हम उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि जब भी हम सामान खरीदें तो उसके साथ बिल या रसीद जो है वो प्राप्त करें। ठीक है ना। फिर आती है बात कि जो भी जानकारी सामान के ऊपर कंपनी के द्वारा दी गई है या जो नहीं दी गई है उसे खरीदते समय क्रेता से, बेचने वाले व्यक्ति से हम विक्रेता से हम लें। हम कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो जो विक्रेता है उससे सभी प्रकार की जानकारियाँ और जो लिखी गई जानकारियाँ हैं उनको ठीक प्रकार से पढ़ना भी हमारा क्या है, ध्यान देकर पढ़ना और पढ़ने के बाद पूरी जानकारी लेकर के ही सामान खरीदना यह एक जागरूक उपभोक्ता का कर्तव्य है। आगे बात की जाए तो गुणवत्ता मामलों की जांच करना भी हमारा ही कर्तव्य है कि गुणवत्ता के ऊपर कोई वस्तु कितनी खरी उतरी है अपनी जांच के अनुसार। जैसे ISO इसके जैसे ही अनेक गुणवत्ता मानक होते हैं। ठीक है ना। उनमें से किस प्रकार के गुणवत्ता मानकों पर वस्तु का निर्माण हुआ है इसकी जानकारी भी हमें लेनी चाहिए। फिर ही कोई वस्तु खरीदनी चाहिए ताकि हम धोखाधड़ी से बच सकें। अगर इस प्रकार का कोई गुणवत्ता मानक वस्तु पर नहीं है तो निश्चित रूप से उसके गुणवत्ता मानकों की जांच हो सकता है कि ना भी हुई हो। तो हमें इस प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि सामान खराब निकल गया, हम मन मारकर बैठे रहते हैं, उसकी कंप्लेन भी नहीं करते हैं और बिना कंप्लेन के हमें कोई घर आकर के तो क्षतिपूर्ति देगा नहीं। तो एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि यदि हमारे साथ हानि हुई है, उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत हमारा मामला आता है, तो हमें उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मांग करनी चाहिए। ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा कि यदि हम शिकायत नहीं करते हैं खराब चीज़ों की तो हम भी उतने ही दोषी हैं जितना कि खराब माल बेचने वाला व्यक्ति। कहा भी गया है अन्याय को बर्दाश्त करने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि अन्याय करने वाला। तो इसलिए हमें खराब चीज़ों के निकलने पर उनके लिए क्षतिपूर्ति की मांग करनी चाहिए। फिर देखिए शिकायत की पुष्टि के लिए हमें अपने पास प्रमाण भी रखना चाहिए। हो सकता है कि हम शिकायत करने जाएं और हमसे ये कह दिया जाए कि यह माल तो हमारी दुकान का है ही नहीं। तो शिकायत के लिए जो मानक प्रमाण की आवश्यकता होती है, जो कि एक बिल के रूप में हमारे पास हो सकता है, जो कि उस कंपनी के साथ सामान या बहुत बड़ी अगर डील हम कर रहे हैं तो हम उसकी रिकॉर्डिंग रख सकते हैं, हम गवाह साथ में रख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो शिकायत की पुष्टि के प्रमाण हैं ये हमारी शिकायत का आधार बनते हैं। और शिकायत करते समय हम जब उसकी एक कॉपी ऑफिस में देते हैं तो उसकी एक प्रति हमें अपने पास भी रखनी चाहिए ताकि हम यह बता सकें कि हमने इस तारीख को इस दिन इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी जिस पर कि हमारे अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। तो शिकायत की पुष्टि के प्रमाण हमें अपने पास भी रखने चाहिए और संबंधित कार्यालय में भी शिकायत करते समय उचित प्रमाणों के साथ शिकायत करनी
चाहिए। फिर यदि हमारी शिकायत के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में हमारा ये कर्तव्य है कि हम संबंधित उपभोक्ता न्यायालय, राज्य सरकार या उपभोक्ता संगठन मंच, ठीक है ना, या उपभोक्ता संगठन मंच के मतलब उपभोक्ता संगठन मंच से संपर्क करके अपनी शिकायत के बारे में अवगत करवाएं, ठीक है ना। तो ये कुछ कर्तव्य हैं जिनके आधार पर यदि हम सजग रहते हैं तो निश्चित रूप से होने वाले शोषण से बच सकते हैं और एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते, भले यह हमारी परीक्षा में प्रश्न आए या ना आए, यह हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी है। इस आधार पर भी मैं समझती हूँ कि आप इस अध्याय को विशेष ध्यान देकर पढ़ें और अच्छी प्रकार से समझ लें। जब भी आप जीवन में कोई भी खरीदारी करते हैं तो इन अधिकारों और कर्तव्यों को ध्यान में रखकर ही अपने सामग्री का उपयोग करते समय सजग रहें, ठीक है ना। तो उपभोक्ताओं के अंतर्गत आज हमने अधिकार और कर्तव्यों की बात की है, जिन्हें आप एक बार किताब से भी ठीक प्रकार से पढ़ लेना और इन नोट्स को तैयार करके याद करते चले साथ के साथ।